प्रिय मित्रों, आज मैं जिस कहानी को आपको बताने वाला हूँ वह 2006 की है। 24/2/10 को मेरे को सीबीआई हेडक्वार्टर चेन्नई के इंचार्ज एवं एससीबी के इंचार्ज का एक पत्र आता है। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि एक अंशु वर्गीस नाम की स्त्री, जिनकी उम्र की लगभग 27 साल थी, उनसे संबंधित एक केस में जिसमें यह कहा जा रहा है कि उन्होंने पार्शियल हैंगिंग से अपनी मृत्यु कर ली है, उनकी उस केस के सुलझाने हेतु हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। मैंने केस को स्वीकार किया तो डिटेल उन्होंने उस केस की मुझे भेजी। यह केस आंध्र प्रदेश से था। आंध्र प्रदेश की कैपिटल उस वक्त हैदराबाद जो थी उससे था, और हैदराबाद के बंजारा हिल्स के एरिया में एक समान अपार्टमेंट्स करके अपार्टमेंट्स थे। उन अपार्टमेंट्स में एक पति पत्नी अंशु वर्गीस एवं रॉबी वर्गीस जो हैं वो रहते थे। 18/6/2006 को वो अपने घर में थे और 9:30 बजे तक रात को पति पत्नी एक साथ थे। उसके पश्चात क्या परिस्थितियां रहीं किसी को मालूम नहीं, लेकिन पति पत्नी दोनों अलग अलग कमरों में सोने के लिए चले गए। पति अपने कमरे में चला गया जहाँ पे टीवी लगा था, टेलीविज़न सेट लगा था, और वो टेलीविज़न पे अपना मनोरंजन करते रहे, और पत्नी अपने दूसरे कमरे में ही रही। रात काफ़ी देर तक पति अकेला ही अपने कमरे में लेटा रहा, हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी और वो टीवी देखता रहा। न जाने उसकी आंख कब लगी, पर सर्कमस्टांसेस से लगता है कि वह अर्ली मॉर्निंग में ही सोए होंगे, क्योंकि सुबह उनकी आंख जब खुली तो दिन के 12:45 हो चुके थे। रवि वर्गीस तुरंत उठे और वो जब पत्नी को बिस्तर पे नहीं देखा तो वो दूसरे कमरे की तरफ गए जहाँ पत्नी सोया करती थी, या पत्नी का जो कमरा था, और वहाँ पे उन्होंने 1 बजे के करीब देखा कि वह गले में फंदा लगाकर खिड़की से, जो खिड़की में रॉड्स होती हैं, आयरन रॉड्स होती हैं, उसके साथ बांधकर और उसके साथ लटकी हुई हैं। इसको हम पार्शियल हैंगिंग कहते हैं। उनकी जुबान बाहर आ रही है, टांगें झुकी हुई हैं, मुड़ी हुई हैं, और वह मृतप्राय अवस्था में वहाँ पे खड़ी हैं। उन्होंने तुरंत उनको हटा करके और पुलिस को फ़ोन किया, और कुछ ही समय में पुलिस जो है वो वहाँ पे आ गई। उन्होंने मौके का संज्ञान लिया और अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और क्राइम सीन एक्सपर्ट्स को सभी को बुला करके और डेड बॉडी को अपने साथ ले गए पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करवाने के लिए। उन्होंने, ये 18/6 की बात है, 18/6/19 तारीख के बीच की रात है, यानी कि वो जो मरी हुई देखी गई वो 19 तारीख को 1 बजे करीब देखी गई थी, 19/6/2006 में।
और जो पोस्टमार्टम हुआ वो 20 तारीख को 20/6/2006 में गांधी मेडिकल कॉलेज में ही, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में के अंतर्गत ही आता है, उसमें उनका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करवाया गया। और वहाँ पे एक डॉक्टर जनार्दन, जो कि उस वक्त ट्यूटर थे, उन्होंने उनका पोस्टमार्टम किया। उन्होंने लिगेचर मार्क देखा, उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया, बाकी भी जितनी फाइंडिंग्स थी, प्रोट्रूजन ऑफ टंग वगैरह, और पोस्टमार्टम स्टेनिंग उन्होंने दोनों हाथों और पैरों पर देखी, और साथ में ही कुछ पोस्टमार्टम स्टेनिंग की तरह ही ऑक्सीपिटल रीजन में, यानी कि सिर के पिछले हिस्से में भी उन्होंने देखा, और जिसको उन्होंने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन भी किया। उन्होंने कॉज ऑफ डेथ हैंगिंग दिया, बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा उन्होंने कॉज ऑफ डेथ की जगह पे कि डेथ इज ड्यू टू हैंगिंग। इसके उपरांत एक सुसाइड केस की तरह जैसे आगे प्रगति होती है, उसी तरह से हो रही थी कि उनके पिता A.M. करुविल्ले, लड़की के पिता, अंशु के पिता A.M. करुविल्ले इस सारी फाइंडिंग से सहमत नहीं थे, और उन्होंने कंप्लेंट की वुमेन प्रोटेक्शन सेल को। वुमेन प्रोटेक्शन सेल ने एक मजिस्ट्रेट की मदद लेते हुए उनके द्वारा एक ओपिनियन के लिए, सेकंड ओपिनियन के लिए एक पत्र तो हमें भेजा गया, और दूसरा एक बोर्ड और नियुक्त किया गया उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर निर्णय देने के लिए। जो दूसरा बोर्ड था, उन्होंने ओपिनियन, पहले वाले ओपिनियन को ही लगभग कंफर्म किया, और इसमें ओपिनियन देने वाले थे डॉक्टर M. नारायण रेड्डी और डॉक्टर सुरेंद्रन, दोनों फॉरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर्स थे, और उनका अच्छी रेपुटेशन और अच्छी सभी प्राय लोग उनको जानते थे। उन्होंने प्राय उन्हीं बातों का कंफर्मेशन किया और उसके ऊपर ओपिनियन दिया। इसके अलावा उनके फादर ने एक सेकंड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए आदेश के लिए कहा, जो उन्हें मिल गया, और डेड बॉडी का एग्जीम्यूशन करके मजिस्ट्रेट के सामने डॉक्टर रविंद्रन ने, डॉक्टर M. नारायणन ने और डॉक्टर सुरेंद्रन ने, दोनों ने एग्जीम्यूशन करके फिर दोबारा से अंशु का डिटेल्ड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया। इस बार उन्होंने ऑर्गन वगैरह, विसरा वगैरह जो है केमिकल एनालिसिस के लिए भेजे, और उन्होंने लगभग अगर उसको देखें तो वही ओपिनियन था। हाँ, उन्होंने कुछ संभावनाएं जो स्कल के पीछे पिछले भाग में सिर के जो पोस्टमार्टम स्टेनिंग जिसको पहले डॉक्टर ने लिखा था, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन किया। तदोपरांत उनके पिता, अक्सर ऐसा होता है कि जो सुसाइड को मान नहीं पाते हैं, वह उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। वो किसी भी बात से कन्विंस नहीं हो पाते जब तक कोई उनकी बात से ही एग्री न करे। यह मैंने अक्सर देखा है। उन्होंने भी वैसा ही किया, और वो अलग अलग डॉक्टरों से मिलते रहे और उनके ओपिनियन लेते रहे। हालांकि सेकंड पोस्टमार्टम 8 अगस्त 2006 को ही हो गया था, यानी कि करीब 2 महीने बाद वह पोस्टमार्टम कर दिया गया था, और उसकी रिपोर्ट भी अवेलेबल थी। फिर जो अलग से क्वेश्चनर पे क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके भी जवाब M. नारायणन ने और डॉक्टर सुरेंद्र ने दे रखे थे, लेकिन फिर भी वो अलग अलग एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट करते रहे। इस पीरियड में उन्होंने डॉक्टर अनिल अग्रवाल, जो कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज थे, उनसे संपर्क किया। उन्होंने डॉक्टर G.R. भास्कर, जो कि फॉरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर थे और वहीं उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के ही प्रिंसिपल के पद से रिटायर थे और उम्र में काफ़ी
सीनियर थे उनसे भी ओपिनियन लिया। उन्होंने डॉक्टर रविंद्रन से भी ओपिनियन लिया। करीबन नवंबर के महीने में, उसी 2006 के नवंबर के महीने में 14 तारीख को रविंद्र ने भी उनको एक क्वेश्चन आंसर के रूप में एक जवाब दिया, यानी कि उसमें कमेंट्स अपने दिए। डॉक्टर मथियरन जिन्होंने मोदी की बुक को उस वक्त एडिट किया हुआ था, उनसे भी एम कुरुविले ने ओपिनियन लिया। और प्रोफेसर मनोहर करके थे, उनसे भी ओपिनियन लिया। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के ओपिनियंस वो अपने साथ लगा करके और रिप्रेजेंटेशन लगा के अथॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करते रहे। अंततोगत्वा जो वुमेन सेल था, उन्होंने एक मजिस्ट्रेट के थ्रू जो है एक पत्र हमारे डिपार्टमेंट में, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, भेजा। और उस पर, क्योंकि वो डायरेक्टर के नाम से आया था, रजिस्ट्रार के नाम से आया था, उस पर हमने एक बोर्ड बनाया। उस बोर्ड में हमारे यहाँ के 4 डॉक्टर सम्मिलित थे। डॉक्टर संजीव लालवानी, डॉक्टर भारद्वाज और डॉक्टर आदर्श, शायद ये 4 लोग, एक और डॉक्टर थे, ये 4 लोग उस बोर्ड में बना के, और इन्होंने एक अपना ओपिनियन बनाते हुए तैयार किया था, जो मेरे द्वारा ही आगे प्रेषित कर दिया गया था। लेकिन अब उनके फादर जो है एम कुरुविले फिर भी उससे प्रसन्न नहीं थे, तो उन्होंने एक दोबारा से हमारे से ओपिनियन लेने के लिए उन्होंने अपनी एप्लीकेशन डाली और केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र करने के लिए एप्लीकेशन डाली। तो केस सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया और सीबीआई के डायरेक्टर जो थे इस चेन्नई ब्रांच के, सीबीआई एससीबी के, उन्होंने मेरे को पत्र लिखा 24 फरवरी 2010 में, जिसमें यह सब ओपिनियंस की प्रतिलिपियां लगी हुई थी और पूरी हिस्ट्री भी दी हुई थी। और मुझे कहा गया कि आप इन सबको देखते हुए इसका ओपिनियन हमें प्रेषित करें। उन्होंने हमें मौका देखने के लिए भी, और मजिस्ट्रेट के पास में, जो वुमेन सेल के पास में जो कॉरेस्पॉन्डेंस थी, जो एग्जिबिट्स थे, उनको देखने की भी रिक्वेस्ट की। अकॉर्डिंगली मैं वहाँ गया, चेन्नई गया, और उसके बाद में वहीं से हैदराबाद जाकर के और मौका भी देखा, और साथ में वो जो वहाँ पे बाकी की चीज़ें थी वो भी मुझे दिखाई गई। और सब का डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद में हमने उनको एक पत्र द्वारा पूरी डिटेल्स उस केस की एनालाइज करके, और इसी बात को अफर्म करते हुए कि यह पार्शियल हैंगिंग का केस था। संभवतः रात को हो सकता है पति पत्नी का आपस में कुछ वाद विवाद हुआ हो, पति नाराज होकर अपने कमरे में जाकर लेट गए 9:45 के आसपास में, लेकिन पत्नी दूसरे कमरे में ही रही, कुछ सोचती रहीं या रोती रहीं। क्योंकि एक पोस्टमार्टम में जो प्रश्न उनके फादर उठाते थे कि नाक से पानी निकल के आँख तक कैसे जा सकता है, क्योंकि ये पहले पोस्टमार्टम में लिखा गया था, तो उसका सीधा सा जो जवाब यही बनता है कि हो सकता है पत्नी ने पहले कुछ रोया हो, या और उस स्थिति में नाक से और आँखों से पानी निकलना एक बड़ी कॉमन सी बात रहती है, फ्लूइड निकल आता है, और उसी में जब वो चेहरा ऊपर करके लेटी थी तो वो ट्रिकल करके नॉस्ट्रिल से आँख की तरफ चला गया और उसने एक लाइन सी बना दी। ये उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था कि ऐसा संभव नहीं हो सकता, लेकिन उसका इस तरह से एक्सप्लेन हमने किया कि हो सकता है, हालांकि प्रमाण देना तो बहुत मुश्किल है उस चीज़ का, लेकिन और कोई संभावना नहीं आ सकती। उसकी 2 ही बातें हो सकती हैं कि या तो वो नेजल ओपनिंग से आँख की तरफ बहा है, या फिर आँख से नेजल ओपनिंग की तरफ बहा है, और वो दोनों जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है उसी परिस्थिति में संभव हो पाती हैं। हैंगिंग में डिस्चार्ज होता है माउथ से, नोस्ट्रिल से हो सकता है, पर वो जब व्यक्ति हैंग ही कर लेता है तो वो नीचे की तरफ आता है। उसी तरह जो पोस्टमार्टम स्टेनिंग टांगों में और हाथों में लिखी गई थी, वह इस बात को सिद्ध करती हैं कि वो खड़ी अवस्था में ही
उन्होंने अपने आप को हैंग किया है। लिगेचर मार्क टिपिकल पार्शियल हैंगिंग का था और उन्होंने हैंग ही नहीं किया, काफ़ी समय तक वो उस स्थिति में ही खड़ी रही हैं, क्योंकि उसके कारण ही पोस्टमार्टम स्टेनिंग पैरों में और हाथों में बीइंग डिपेंडेंट पार्ट उसमें अपीयर होती है। स्कैल्प का जहाँ तक रीजन था, वहाँ पे जब वापस उनको हटा के लेटाया होगा और एक दिन बाद पोस्टमार्टम किया गया है, इस तारीख को पोस्टमार्टम हुआ है, जबकि वो करीब 19 तारीख को ही वो मिल गई थी और उनकी मृत्यु तो 18-19 की रात को ही हो चुकी थी। तो कुछ जो फ्लूइड ब्लड होगा वह ट्रिकल करके ग्रेविटी से स्कैल्प के साइड में इकट्ठा हो गया होगा और जो एक अननेसेसरी कन्फ्यूजन, खास करके जब दोबारा से 1 महीने बाद पोस्टमार्टम किया जाए तो वो डिकम्पोज होकर डिफ्यूज हो जाता है अपने सराउंडिंग टिश्यूज़ में, तो थोड़ी सी वो एक मुश्किलात या थोड़ा सा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट कर सकता है या कन्फ्यूजन कर सकता है। वही कन्फ्यूजन ऐसा यहाँ पे हुआ। इस तरह से वो कोई इंजरी नहीं है। अगर इंजरी भी संभव है तो मरने से पहले अक्सर ऐसी हैंगिंग में कन्वल्जन्स वगैरह होते हैं और उनका सिर जब एग्जामिन किया गया तो देखा गया कि उनका वो एरिया जो है वो खिड़की की नीचे जो लोअर पार्ट वाली पट्टी होती है लकड़ी की, जिस पे सलाखें लगी होती हैं, उनके साथ में ही, तो उस वक्त कन्वल्जन्स के टाइम में या हैंगिंग करते वक्त कुछ थोड़ी बहुत चोट से वहाँ एक्स्ट्राविजेशन हो सकता है। तो ये हर तरह से एक्सप्लेनेबल था। इस तरह से एक एक्सप्लेनेशन दे करके इस रिपोर्ट को सीबीआई को सबमिट किया गया। सीबीआई ने बाद में फिर वुमेन प्रोटेक्शन सेल कोर्ट में सब जगह दिया और उस केस का इस तरह से समाधान हुआ। तो ये थी कहानी अंशु वर्गीज़ की, 27 वर्षीय अंशु वर्गीज़ की, जो हैदराबाद में समान अपार्टमेंट्स के जो आपके बंजारा हिल्स में थे वहाँ की रहने वाली थी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ में।